हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपका धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का अगला वीडियो। तो पिछली बार हमने बैंकिंग में आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात कर ली थी और हमने देखा था कि अब हम सारी चीज़ें जब समझ चुके हैं तो हम प्रैक्टिकल बैंकिंग कैसे करेंगे, यानी कि अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, वर्किंग कैसे होती है। फिर उसके साथ में हम आरबीआई का एक फंक्शन छोड़ दिया था कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं जर्नी को। तो आज शुरू करते हैं हम कि किस तरीके से बैंकों में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अकाउंट के बारे में जानेंगे हम, अकाउंट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो इससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब आपका बैंक में खाता खुलना, और वो खाता अलग अलग तरीके का होता है। इसको ब्रॉडर वे में तो दो ही क्लासिफिकेशन हो सकते हैं कि या तो आप बैंक में डिपॉजिट कराइए या आप बैंक से पैसा लीजिए, है ना। या तो आप लोन ले लीजिए या फिर अपना एफडी या आरडी या जमा करा दिए सेविंग करंट में, कुछ भी। तो ब्रॉडर वे में तो दो ही क्लासिफिकेशन है कि एक तो आपके डिपॉजिट अकाउंट होते हैं जहां पे आप पैसा अपना डिपॉजिट रखते हैं, जमा रखते हैं, अपनी पूंजी रखते हैं, और एक होता है लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में बहुत सारे लोन आप ले सकते हैं, ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। अभी तो हम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि लोन अकाउंट जो है उन अकाउंट के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐसी जानने लायक नहीं है। लोन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में ज़रूर हम जानेंगे, जैसे एनपीए, उसके रिकवरी के एक्ट, आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आपके जितने भी सारे फंक्शंस, जितने भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है रिकवरी के लिए सरफेजी के अलावा, जैसे डीआरटी, एनसीएलटी, इन सब के बारे में जानेंगे। बस अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि लोन अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो लोन अकाउंट बहुत सारे, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा लोन अकाउंट होता है वो व्हीकल लोन अकाउंट होता है, कि हर व्यक्ति जो है व्हीकल लोन लेता है जनरली वहाँ से। फिर आपका गोल्ड लोन हो सकता है, आपका बिजनेस लोन भी हो सकता है, बिजनेस लोन। और क्या लोन हो सकता है, सीसी लिमिट हो सकती है आपकी, कैश क्रेडिट लिमिट, ये भी बिजनेस लोन का ही पार्ट है, वर्किंग कैपिटल के रूप में काम में आती है। वर्किंग कैपिटल के रूप में काम में आती है, तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और आपका जो सैलरीड एम्प्लॉय का लोन होता है, यानी पर्सनल लोन हो सकता है। तो ये पर्सनल लोन में बहुत सारे लोन आ जाएंगे, सीसी लिमिट, बिजनेस, गोल्ड, व्हीकल, ये बहुत सारे लोन आपके हो सकते हैं। वैसे तो डिपॉजिट पर भी लोन मिल सकता है, तो ये मैंने जनरल बताएं। एक और बड़ा सेक्टर हमने छोड़ दिया, होम लोन। होम लोन भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे तरह के लोन आपके चलते हैं, और इन लोन को लेने के लिए हर बैंक का अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग इंटरेस्ट रेट, अलग अलग डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं। तो वो हमारे लिए काम के नहीं है। हमारे लिए ये काम के हैं कि लोन लेने पर क्या चीज़ें वर्किंग होती है, और फिर लोन लेने के बाद नहीं चुकाया जाता है तो क्या होता है, बैंकों को कहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि किसको लोन देना ही देना है, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फिर अगर लोन डूब जाता है तो उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं, जैसे अभी ओवरराइट किया गया, आपको राइट ऑफ किया गया, आपको पता होगा 64,000 करोड़ का लोन जो है कई सारे बैंकों ने, माल्या, नीरव मोदी वगैरह, इनका राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ क्या होता है, अगर रिकवरी हो सकती है तो उस रिकवरी के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, क्या क्या हमारे पास में रूल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी करते हैं तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट का क्या प्रोविजन है। तो ये कई सारी चीजें जो हमारे सेकंड पार्ट में आएगी। अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिपॉजिट्स में। और डिपॉजिट्स में देखिए, ये जो डिपॉजिट अकाउंट है ये दो तरीके के हैं। कुछ डिपॉजिट्स अकाउंट तो हैं जो हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट है, और कुछ डिपॉजिट हैं वो है टर्म डिपॉजिट। तो आज हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत सारा बड़ा चैप्टर है। एक चैप्टर मैंने बताया आपको हिस्ट्री, दूसरा चैप्टर हमने हिस्ट्री और टाइप्स ऑफ बैंक, दूसरा तरीके का चैप्टर मैंने आपको बताया कि आरबीआई के क्या फंक्शन है, आरबीआई कैसे फंक्शन करता है। अब आप इसको तीसरा चैप्टर कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है हम प्रैक्टिकल बैंकिंग में आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल बैंकिंग में पहले जानते हैं अकाउंट्स के बारे में, फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप स्ट्रक्चर वे में रखेंगे याद तो याद रहेगा। अब आप सिर्फ हम आज डिमांड ही पढ़ेंगे। उस डिमांड में भी आपके दो तरीके के अकाउंट है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट और खातों के प्रकार, हिंदी में इसको बोलते हैं खातों के प्रकार, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। और खातों के प्रकार में जो सबसे पहला टाइप्स है वो मैंने बताया आपको, वो है
डिपॉजिट अकाउंट। और डिपॉजिट अकाउंट में भी एक सब टाइप बताया मैंने आपको, डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट के दो सब टाइप हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो डिपॉजिट अकाउंट है इसको जमा खाता बोलते हैं, यानी अपना पैसा आप जमा खाते में जमा कराइए, आपका पैसा सिक्योर है, उस पर कुछ पर इंटरेस्ट मिलता है, कुछ पर नहीं भी मिलता है, जैसे करंट पर नहीं मिलता है, सेविंग पर मिलता है, और वो पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है व्हेन यू विल डिमांड योर मनी द बैंक विल पे यू बैक, यानी जब भी आप अपना डिमांड करेंगे तो बैंक आपको पे बैक करेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल का बोला था 1 साल बाद आइएगा, जैसे एफडी में वो रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज जानते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में, फिर देखते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट को हम बोलते हैं बचत खाता। तो आपकी बचत के लिए खाता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जितने भी जनरल पर्सन जो होते हैं, जो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हों, चाहे आप जो जनरल अपना कामगार हो, मजदूर हो, इन सब का एक सेविंग अकाउंट खुलता है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर लें, BSVDA की बात कर लें, आप किसी भी तरह के सैलरी अकाउंट, पेंशन अकाउंट, सब की बात करें, सारे सेविंग अकाउंट है। स्टूडेंट अकाउंट, ये सारे नाम है, अलग अलग हैं सारे सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। सेविंग अकाउंट के फीचर्स, एक तो सबसे बड़ा फीचर है कि इस पर ब्याज दिया जाता है। अब देखिए इसी फीचर्स में हम थोड़ी और बातें भी जानेंगे, या अभी जान लेते हैं। चलिए देखिए, इंटरेस्ट, ब्याज दिया जाता है। ब्याज दिया जाता है तो उसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी आएगी, उसको समझिएगा। एक तो सबसे पहले कि जो आपका इंटरेस्ट दिया जाता है उसकी रेट, फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी आएगी कि उसका कैलकुलेशन, और तीसरा आएगा उसका पेमेंट। ये 3 चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की, कितने रेट से ब्याज दिया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि कौन डिसाइड करता है कि कितनी दर होगी। तो देखिए पहले तो आरबीआई डिसाइड करता था 2011 तक, लेकिन अब जो है बैंक इटसेल्फ डिसाइड करते हैं। बैंक इटसेल्फ, बैंक खुद ही डिसाइड करते हैं कि दर क्या होगी, नंबर 1। दूसरा, इसमें क्या चीज़ है, और इसमें यह है कि रेट अगर बैंक ने खुद ने डिसाइड कर दी है तो वो क्या कुछ ऐसा है क्या कि मिनिमम इतना तो देना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि जैसे पहले रेट 4% हुआ करती थी, फिर बाद में कम करते करते एसबीआई ने अभी अप्रैल में 2020 में 2.75% कर दी। कुछ बैंकों की 3 है, कुछ की 3.5 है, कुछ की 4 है। ये सारी रेट्स आपकी हो सकती हैं। तो ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना इंटरेस्ट से सेविंग अकाउंट खाता धारकों को ब्याज देता है। अब इस रेट में कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, वो थोड़ा अलग है। आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने एक यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है इस रेट में। वो रेस्ट्रिक्शन ये लगा दिया है कि कई सारे बैंक क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि कुछ खातों को तो हम ज्यादा दर से ब्याज देंगे, कुछ अकाउंट को हम जो है कम दर से ब्याज देंगे, हमारा डिस्क्रिप्शन रहे। क्योंकि कुछ अकाउंट में क्या है, बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है, और कुछ अकाउंट में 0 बैलेंस होता है, या 100 रुपया, 2000, 5000, 10,000 ऐसा रुपया होता है। तो यहां पर आरबीआई ने क्या बोला है, इसको अलग करने के लिए उन्होंने इस इंटरेस्ट रेट को बोला है कि आप 2 पार्ट में कर सकते हैं। एक तो ये कि 1 लाख तक जमा वाले खाते, और एक ये कि 1 लाख से प्लस जमा वाले खाते। 2 तरह के खातों में आप बाइफरकेट कर सकते हैं, यानी आप 2 दरें रख सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 लाख तक जिनके खाते में डिपॉजिट है, जिनका बैलेंस 1 लाख तक है, उनको आप सिंगल रेट से ब्याज दर देंगे, चाहे उसका 10,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे 1 लाख है, चाहे 80,000 है, उनको एक ही दर से ब्याज देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे लेवल पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 1 लाख तक डिपॉजिट मतलब बहुत रेयर है कि 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में होता है, जनरली वो फिर बिजनेसमैन के अकाउंट में होता है। यानी ये समझिए कि 80% लोगों के खाते में, 90% लोगों के खाते में 1 लाख से कम ही डिपॉजिट होता है। तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि ब्याज की दर सेम होनी चाहिए, यानी 50,000 डिपॉजिट वाले को भी वही ब्याज देना पड़ेगा जो 70,000 वाले को दे रहे हैं, 80,000 वाले को दे रहे हैं, 90,000 वालों को दे रहे हैं। लेकिन 1 लाख
प्लस जमा वालों को आप डिफरेंशिएट ब्याज दे सकते हैं, यानी आप विभेदित ब्याज दर दे सकते हैं। हो सकता है आप 1.5 लाख वालों को 4% दें, 2 लाख या 5 लाख वालों को 6% दें, या उससे ऊपर वालों को और परसेंट दें। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना दीजिए। तो लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप करेंगे वो ऐसे ही कर सकते हैं, 1 लाख तक जमा वालों को एक ब्याज, 1 लाख से जमा वालों को ज्यादा ब्याज। तो ये आपका इसी में आता है। अब हम देखते हैं कि ये जो 1 लाख है, ठीक है, आपने 1 लाख का क्राइटेरिया बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम इसी पॉइंट को देखने, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने बताया कि बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, सेविंग अकाउंट पर रेट कौन डिसाइड करता है, बैंक इटसेल्फ। ये कितना होगा वो बैंक खुद डिसाइड करेगा। अभी एसबीआई का मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये है कितना, 2.75 है। दूसरा मैंने बताया कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि ब्याज दर किसी की कम हो, किसी की ज्यादा हो। जैसे मान लो किसी को इतना ही ब्याज दे रहा है आरबीआई और किसी को हो सकता है कि एसबीआई जो है 4% दे रहा हो, तो ये अलग अलग आपका ब्याज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 2 हो सकता है, किसी को 4 दे, किसी को 5 दे। जैसे कोटक महिंद्रा वगैरह ज्यादा 6% का ब्याज दर भी देते हैं। तो मैंने उसमें बताया कि एक कस्टमर है 1 लाख तक ब्याज वाले, 1 लाख तक जमा वाले, एक है 1 लाख से ज्यादा जमा वाले। अब 1 लाख से जमा का क्या मतलब है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूं। 1 लाख तक जमा का क्या मतलब है? जैसे अगर आपने अपने खाते में एक दिन 5 लाख रुपए डलवाए और दूसरे दिन वापस आउट कर लिए, निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, तो क्या आपका खाता वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा कि 1 लाख तक का ब्याज है, या सेकंड कैटेगरी में आएगा कि 1 लाख से ज्यादा ब्याज वाले? तो देखिए यहां पर ये जो 1 लाख का बैलेंस है, इसको हम बोलते हैं, वो बैलेंस उसको हम बोलते हैं कहां, यहां लिख दें, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, QAB, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। अब ये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस क्या है? तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का सीधा सा मतलब है कि जितना आपके खाते में पैसा रखा गया है, कभी 10, कभी 20, कभी 50, कभी 100, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, इन सबको जोड़ दीजिए। और क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो 3 महीने में दिन होते 90, तो उन सारे अमाउंट को 90 से, आपको एवरेज का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जितना पैसा आपके हर दिन का बैलेंस का उसको जोड़िए और 90 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे किसी दिन आपके खाते में 5,000 रुपए थे, डे एंड बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए थे, अगले दिन आपके खाते में 10,000 हो गए, और फिर उसके बाद आपके खाते में 5 लाख हो गए। तो देखिए 3 दिन का एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो 3 से भाग लगा दूंगा। वैसे ही 3 महीने का एवरेज निकालना है तो 3 से भाग लगा देंगे। अब आप चिंता में आ गए होंगे कि कहीं बैंक जाकर आपको यही काम तो नहीं करना है इतना सारा, लेकिन आप चिंता नहीं करिए, वहां पे आपका एक साथी अवेलेबल होगा और उसका नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ये सारा काम 1 मिनट में कर देता है, मिनट भी नहीं लगता है, तो बहुत जल्दी वो ये काम कर देता है। तो आपका जो बैलेंस काउंट होगा कि आप 1 लाख से ऊपर वाले क्राइटेरिया में है या 1 लाख से नीचे वाले क्राइटेरिया में है, वो डिसाइड होगा QAB पर, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस पर। और क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के अनुसार ही आपके खाते पर ब्याज मिलेगा, अगर वो बैंक ऐसी फैसिलिटी देता है कि 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से नीचे। तो ये तो हो गई दर की बात। अब बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे होता है। तो कैलकुलेशन जैसा मैंने बताया, एक बार आपका क्राइटेरिया डिसाइड हो जाए, कुछ बैंक तो ध्यान रखिएगा, कुछ बैंक तो 1 लाख से नीचे भी वही ब्याज देते हैं, 1 लाख से ऊपर भी वही ब्याज देते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन पर कैलकुलेशन कैसे होता है? ये कैलकुलेशन होता है डे एंड बैलेंस पर, डे एंड बैलेंस पर। थोड़ा मैथमेटिक्स अगर आपकी सही है तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ब्याज की दर 4% है, तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का 4% यानी 4 रुपये आपको रोज मिलेगा। अगर 4 रुपये आपको रोज मिलेगा तो 25 दिन में तो आपका 100 रुपया ब्याज मिल जाएगा, तो 25 दिन में आपका धन डबल हो जाएगा। इतना डबल धन तो फ्रॉड स्कीम वाले भी नहीं करते हैं, वो भी 5-6 महीने का बोलते हैं। ये 4% जो है ये एन्युअली, पर एनम, एन्युअली। और जब एन्युअली ब्याज आप गिनते हैं तो उसको ऐसे नहीं गिनते 100 पे 4। इसका मतलब ये है कि 365 दिन में आपको 4 रुपया मिलेगा, 365 दिन में 4 रुपया मिलेगा। तो डे एंड बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि आपको हर दिन कितना ब्याज मिलेगा वो काउंट होता रहेगा। यानी एक दिन आपका 5,000 रुपया ब्याज मिला, 5,000 बैलेंस है, तो 5,000 का 4% का एक दिन का कितना होगा। अगले दिन आपका 10,000 है, तो 10,000 का 4% का एक दिन का कितना होगा, इस दर से 365 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। ऐसे ही आपका हर दिन का डे एंड बैलेंस पर ब्याज कैलकुलेट होता रहता है। तो कैलकुलेशन समझ में आया, रेट समझ में आया। अब बात करते हैं पेमेंट कैसे होगा। तो जैसा कि हमने बोला कि हर दिन का ब्याज कैलकुलेट होगा, लेकिन हर दिन का ब्याज कैलकुलेट होगा, मिलेगा नहीं हर दिन। मिलने का मतलब यह है कि पता लगा आप जो है रोज बैंक में पूछने के लिए चले गए कि आज 50 पैसा मिला क्या, कल 1 रुपया मिला क्या, कल 2 रुपया मिला, क्योंकि इतना ही मिलता है, 10-20 50,000 पे तो इतना ही ब्याज मिलता है, ज्यादा नहीं मिल पाता है।
तो आप रोज न पूछने जाएं, इसीलिए उनको पेमेंट का जो है, कुछ बैंक आपका क्वार्टरली करते हैं, कुछ बैंक उससे भी अलग जो है करते हैं, लेकिन वो क्वार्टरली जनरली आपका क्वार्टरली ही किया जाता है। पहले 6 मंथ का था, अभी क्वार्टरली करते हैं। कुछ बैंक हो सकता है उससे पहले दे, तो आरबीआई को प्रॉब्लम नहीं है, अगर मंथली करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, यानी 3 महीने का जितना इकट्ठा हुआ है ब्याज वो एक साथ पेमेंट कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका इंटरेस्ट की कहानी है पूरी। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर दिया जाता है। उसकी दर के बारे में अगर बात करें तो दर बैंक खुद डिसाइड करेंगे, वो कितनी भी हो सकती है। उसमें आप बाइफरकेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 1 लाख से कम, 1 लाख से ज्यादा वाले पे। 1 लाख से कम वालों को तो सबको एक समान रखना है, 1 लाख से ज्यादा वालों को विभेदित ब्याज दर दे सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, या 1 लाख का कैलकुलेशन कैसे होगा। पहले तो उस पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के अकॉर्डिंग आप पहले वाली कैटेगरी में आएंगे, बाद वाली कैटेगरी में आएंगे, डिसाइड होगा। फिर कैलकुलेशन कैसे होगा कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो वो डे एंड बैलेंस पर होता है। डे एंड बैलेंस पर हर दिन का ब्याज कैलकुलेट होगा, और हर दिन का ब्याज कैलकुलेट होके एक साथ जब हो जाएगा क्वार्टरली, तो उसका आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये आपका है इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सेविंग अकाउंट। अब इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सेविंग अकाउंट, ये एक आपका पहला फीचर था जो मैंने आपको बताया। सेविंग अकाउंट का पहला फीचर था कि इस पर ब्याज दिया जाता है। तो थोड़ा रंगीन करते हैं जीवन को। चलिए, ये मैंने बताया कि इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात सेविंग अकाउंट पर क्या चीज है? सेविंग अकाउंट पर यह है कि आपको लो बैलेंस ही मेंटेन करना होता है, या आप कह सकते हैं कि आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है सेविंग अकाउंट पर। कुछ खातों में जीरो बैलेंस है, जो बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं उनको जीरो बैलेंस है, या फिर आपका खाता किसी नेशनलाइज्ड बैंक में है, आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो भी वो 500 या 1000 रुपए का बैलेंस ही मेंटेन कराएगा। कुछ प्राइवेट बैंकों में 10,000 का बैलेंस होता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द बैंकों में काफी कम बैलेंस होता है। तो लो मिनिमम बैलेंस होता है आपका। तो ये आपका दूसरा फीचर है, इसमें तो कुछ जानने का है नहीं आपका। फिर इसके अलावा ओनली फॉर सेविंग पर्पस, यानी ये जो खाता खुलता है आपका वो सेविंग के पर्पज से ही खुलता है। इसमें आप बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई लोन दे रहे हैं, कोई लोन लिया हुआ है आपने, और उसकी जो बिजनेस लोन लिया हुआ है और उसकी किस्तें आप इसमें से कटा रहे हैं, इसमें कैश जमा कर रहे हैं, तो आपको मना कर सकता है बैंक। आप कोई भी बिजनेस पेमेंट वगैरह ज्यादा इससे नहीं कर सकते हैं। ये बैंक करते नहीं है क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत है, अदरवाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन भी होते हैं। लिमिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि साल में कितने ट्रांजैक्शन कर पाएंगे वो भी होता है। अब आप आश्चर्य कर रहे होंगे, आपको बैंक ने तो कभी बताया नहीं ऐसा। वो नहीं बताएगा क्योंकि आप साल में 50-100 ट्रांजैक्शन ही करते हैं। हर बैंक का अलग अलग ट्रांजैक्शन का क्राइटेरिया फिक्स है। अगर उसके बाहर कोई जाता भी है तो जनरली इग्नोर ही करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे लोकर पे 12 बार ही लोकर खोल सकते हैं बैंक में, जनरली ऐसा ही रहता है। लेकिन आप ज्यादा बार खोलते हैं तो ठीक है, बैंक चाहे तो चार्ज लगा सकता है, लेकिन चूंकि कस्टमर सर्विस देना है, इवन अब तो चार्ज और कम करा जा रहा है बैंक कई सारे फैसिलिटीज पर। डीडी बनाने का चार्ज नहीं, इसका चार्ज नहीं, उसका चार्ज नहीं। इसी तरीके से वो आपको ये फैसिलिटी भी देता है, लेकिन जब चाहे रोक सकता है। लिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी ही इसमें होती है। तो क्या क्या फीचर्स हमने देखे? इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। लो बैलेंस होता है इसमें, सेविंग के पर्पज से है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन है, और इसमें अगर आप और देखें तो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं पेंशन अकाउंट, वो भी सेविंग अकाउंट है। आपका स्टूडेंट अकाउंट है, वो भी सेविंग अकाउंट है। अगर आपका कोई सैलरी अकाउंट है तो वो भी सेविंग अकाउंट ही है। ये सारे सेविंग अकाउंट है। एक इसमें एक फैसिलिटी और कई सारे बैंक देते हैं, वो फ्लेक्सी डिपॉजिट की फैसिलिटी देते हैं। फ्लेक्सी डिपॉजिट या फ्लेक्सी सेविंग अकाउंट क्या होता है? फ्लेक्सी सेविंग अकाउंट का मतलब ये है कि आपको एफडी और सेविंग अकाउंट का कॉम्बो देंगे वो आपको। कॉम्बो का मतलब क्या है समझिएगा थोड़ा। आप अगर सेविंग अकाउंट में ब्याज जमा कराते हैं तो उस पर तो बहुत कम इंटरेस्ट होता है, 3% मान लीजिए आज की तारीख में। एफडी पर 6% या 5% ब्याज है। तो ज्यादा ब्याज किस पर है? एफडी पर। और कम ब्याज किस पर है? सेविंग पर। तो अगर आप अपने फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं, ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिले ये चाहते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं एफडी में पैसा जमा कराऊं? चाहेंगे? अगर आप मानव है तो जरूर चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो एफडी में अगर वो जमा कराएगा तो प्रॉब्लम ये है कि एफडी एक फिक्स टेन्योर के लिए होती है। मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी कराई और आपको क्या करना है, उसमें से पैसा इमरजेंसी में निकालना है, तो आप निकाल नहीं पाते हैं। और अगर निकालने भी देता है बैंक तो पेनल्टी लगाता है, क्योंकि आपने बोला 1 साल का था और आप जल्दी से निकाल रहे हैं। इसको जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्री मैच्योर पेनल्टी क्या है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, फिर सेविंग में पैसा रखते हैं। सेविंग में पैसा रखते हैं इसलिए कि कभी भी जरूरत पड़ जाए।
तो ये जो आपका डिपॉजिट फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये इन दोनों का कॉम्बो देता है। ये कॉम्बो कैसे देता है? मान लीजिए आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े रहते हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़ जाती है कभी भी 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको वो क्या फैसिलिटी देता है? वो आपको बोलता है कि आप एक मिनिमम अमाउंट रख लो अपने खाते में, 50,000 मान लीजिए। आप डिसाइड करोगे, आपने डिसाइड किया 50,000, फिर बचे कितने? बचे 4.5 लाख। 4.5 लाख की वो क्या बना देगा? एफडी। तो कम से कम 4.5 लाख पे तो आपको अच्छा ब्याज मिलेगा, एफडी का ब्याज मिलेगा। अब क्या होगा? मान लीजिए आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, तो आपको बैंक भाग के जाना नहीं पड़ेगा कि यार देखो मेरे को पैसे की जरूरत है, आप दे दो। बैंक में ऑटोमेटिक सिस्टम होगा कि मान लीजिए आपका 3 लाख का चेक आया, 3 लाख का चेक आया, तो वो 50,000 तो आपके खाते में पड़े ही हैं, यहां से और पैसे निकाल के वो 3 लाख का चेक क्लियर कर देगा, और बाकी बचे हुए पैसे एफडी में पड़े रह जाएंगे, और यहां पर फिर 50,000 जमा हो जाएंगे। यानी 50,000 तक अगर आपको जरूरत है तब तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50,000 से प्लस पेमेंट चाहिएगा तो वो इधर जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कभी भी पैसा जमा कराते हैं तो वो जमा कराएंगे तो पहले इसका हिसाब होगा। यानी पहले मान लीजिए यहां पर आपके 10,000 ही बचे हैं अभी, अगर आपने 70,000 जमा कराए, 70,000 जमा कराए तो पहले 40,000 और यहां पर जमा होंगे ताकि ये कोटा हो जाए, 50,000 का पूरा हो जाए, और फिर 20,000 जो बचेंगे 70 में से, या 30,000 बचेंगे, क्योंकि 40 आपने यहां कर दिया ना, तो 40 और पुराने 10 50 हो गए, अब 30,000 और बचे तो 30,000 की एफडी बन जाएगी आपकी। यानी आपके फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देने के लिए ये फैसिलिटी, ये ऑटोमेटिक काम चलता रहता है, पैसे आते रहते हैं, एक्स्ट्रा ब्याज वाले एफडी में जाते रहते हैं, वहां जब चाहिए तो वापस आते रहते हैं। और इवन यहां पर भी आपको एक फैसिलिटी देता है, अगर आप गंभीरता से समझ रहे हैं तो मेरी बात को समझेंगे कि यहां पर भी वो आपको बोलता है कि एफडी कितने डिनोमिनेशन की बनानी है, 5-5 हजार की एफडी बनानी है, 10-10 हजार की एफडी बनानी है, या लाख की एफडी बनानी है। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको छोटे छोटे पेमेंट की जरूरत पड़ती है तो फिर आपका छोटी छोटी एफडी बनाइए ताकि बड़ी एफडी नहीं टूटे, और अगर आपको बड़े बड़े पेमेंट की जरूरत पड़ती है तब तो कोई अंतर ही नहीं है। जैसे आपको 10 या 15 हजार की जरूरत पड़ती रहती है तो फिर आप 10-10 हजार के डिनोमिनेशन की एफडी बनाइए ताकि बड़ी एफडी टूटेगी नहीं। अगर बड़ी टूटेगी, मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत तो 25,000 की है, अब आपका ये फंड टूट गया, आप 75,000 का तो कोई यूज ही नहीं है, तो आप क्या है छोटी छोटी एफडी बनवाएंगे तो आपका यूज के अकॉर्डिंग वो एफडी बना देंगे। तो ये फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है जो आपको बैंक से मिलती है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का खाता और है, उसका नाम है BSBDA। ये BSBDA खाता क्या है? इसको बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। ये खाता क्या है? देखिए, ये भी सेविंग अकाउंट खाता ही है, और ये जो सेविंग अकाउंट खाता है, ये खाता है कि आप अगर कम बैलेंस पर, मिनिमम चार्जेस पर, आपका मिनिमम जो केवाईसी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको कम है, तो आप BSBDA खाता खुलवा सकते हैं। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 2014 से लागू है, उसमें ये BSBDA खाते ही खुलवाए जाते हैं। तो BSBDA खातों में क्या चीजें आपको ध्यान रखना है वो चीजें मैं आपको बताता हूं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका पूरा नाम तो ले लीजिए, या फिर आप चाहें कि इसको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आपको इसके स्पेसिफिक फीचर्स बता देता हूं। इस BSBDA के जो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो BSBDA यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है, इस BSBDA को अगर आप KYC कम देकर या एक आध डॉक्यूमेंट देकर या जनरल चीजों को देकर खुलवाते हैं तो आपको 2-3 रेस्ट्रिक्शन इस पे फॉलो होंगे। हालांकि नॉर्मल अकाउंट रहेगा, नॉर्मल अकाउंट का मतलब आपको ATM मिल जाएगा, आपको चेकबुक मिल जाएगा, आपको विड्रॉल की फैसिलिटी मिलेगी, चाहे आप बैंक जाकर विड्रॉ कराइए या फिर ATM से कराइए, वो सारी चीजें मिलेगी। रेस्ट्रिक्शंस कहां पर होगा? तो रेस्ट्रिक्शंस देखिए 2 जगह पर होगा। एक तो ये कि आपका जो मैक्सिमम क्रेडिट है, या इसको क्रेडिट की बजाय डिपॉजिट लिख लीजिए, आप वो क्रेडिट से लोन का क्रेडिट समझ लेंगे, बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो भी क्रेडिट ही रहता है। तो मैक्सिमम डिपॉजिट इन अ ईयर, यानी एक साल में मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख तक रहेगा, 1 लाख, इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं हो सकता। यानी आप इसको ऐसे समझिएगा कि आज आपने 10,000 जमा कराए, कल 50,000 जमा करा दिए, अब आप 50,000 जमा कराना चाहते तो नहीं होगा क्योंकि ये 60 हो गया है। अब आपका ज्यादा से ज्यादा कितना जमा हो सकता है? 40, तो आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्रेडिट जो है 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज यहां पर कि आपका डिपॉजिट एट अ टाइम,
एक समय में डिपॉजिट 50,000 तक, यानी आपका डिपॉजिट एक टाइम में 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे कि अगर आप चाहें कि आज आप 60,000 रुपए एक साथ जमा कराएंगे तो इस नियम के तहत तो करा सकते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम डिपॉजिट 50,000 नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप 60,000 जमा नहीं करा सकते। मान लीजिए आपने 40,000 जमा कराए, 40,000 में से आपने एक दिन 15,000 रुपए निकाल लिए, तो अब आपका जमा कितना रहा? केवल 25,000। अब फिर आप मान लीजिए 40,000 रुपए लेकर आते तो जमा नहीं करा सकते, आप 25 करा सकते हैं। 25 और 25 मिलके कितने हो जाएंगे? 50। यानी एक समय में जमा रहने वाली राशि 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और साल भर में टोटल जमा राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। तीसरी चीज कि आपको मैक्सिमम 4 विड्रॉल मिलेंगे, एक महीने में 4 विड्रॉल ही मिलेंगे आपको। इससे ज्यादा आप ज्यादा बार विड्रॉल नहीं करा सकते हैं, यानी निकासी जो है 4 बार ही हो सकती है। और एक और चीज कि आपको 10,000 की लिमिट है, 10,000 की सीमा तक ही आप विड्रॉ करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी एक बार में 10,000 से ज्यादा का विड्रॉल आप नहीं करा सकते हैं। तो ये 4 तरह के नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और BSBDA अकाउंट खुलवाते समय इनका ध्यान रखना है। अगर आप BSBDA अकाउंट एक नॉर्मल तरीके से खुलवा रहे हैं, यानी आप इसे समझिएगा कि BSBDA का मतलब क्या है। BSBDA को पहले नो फ्रिल अकाउंट बोला जाता था, नो फ्रिल अकाउंट। तो नो फ्रिल अकाउंट का मतलब होता था कि विदाउट एनी चार्जेस, तो कई सारे लोग ये BSBDA अकाउंट खुलाते हैं और विदाउट एनी चार्जेस, यानी मिनिमम बैलेंस और दूसरे ऑपरेटिव बैलेंस वगैरह कुछ नहीं रखना होता है। तो आप अगर BSBDA अकाउंट, आपके पास KYC है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपके पास फुल KYC है और आप बिना चार्ज के अकाउंट खुलाना चाहते हैं, विदाउट चार्ज, तो आप BSBDA खुलाइए, आपको वो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास KYC पूरा नहीं है, और और आप अगर BSBDA अकाउंट खुलवाएंगे तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल BSBDA अकाउंट। तो ये स्मॉल BSBDA अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। यानी आपके पास नो योर कस्टमर, ये हम आगे पढ़ेंगे। नो योर कस्टमर का मतलब होता है, KYC का मतलब होता है कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो आपकी पहचान और आपका एड्रेस निर्धारित करते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कम डॉक्यूमेंट में, एक आध डॉक्यूमेंट में खाता खुला रहे तो स्मॉल BSBDA कहलाता है। और अगर आप इसमें खुलवा रहे तो आप खाता खुलवाइए, आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपका फुल KYC, फुल फैसिलिटीज आपको मिलेगी। तो ये BSBDA अकाउंट है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में कई सारे BSBDA अकाउंट खुले हैं, और प्रधानमंत्री जनधन योजना और BSBDA अकाउंट ने क्या किया है, भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि आपका वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। अब वित्तीय समावेशन का तो बहुत ही सारा चीजें पहले भी की गई है। जैसे आप अगर देखें तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किसके लिए किया गया है? वो इसी के लिए किया गया है कि आपका जो राष्ट्रीयकरण भी इसलिए किया गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंटरव्यू में जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, वित्तीय समावेशन क्या होता है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, और लोगों को जो बैंकिंग से आप जोड़ेंगे तो आप उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पर सर्विसेज प्रोवाइड करिए। यही आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक डेफिनेशन है। यानी टू ब्रिंग द बैकवर्ड पीपल और द रूरल पीपल इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द बैंकिंग एंड टू प्रोवाइड देम द बैंकिंग फैसिलिटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी सस्ती दर पर उनको सेवाएं प्रदान करना और उनको बैंकिंग से जोड़ना, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब सारे लोग बैंकिंग से जुड़े हुए रहते हैं तो एटलीस्ट वो बैंक में अपना पैसा रखते हैं, तो एक तो सिक्योरिटी है, दूसरा उनको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है उनको लोन मिल जाता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको सिक्योरिटी भी होती है, उनको लोन भी मिल जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि पैसा ही नहीं है उनके पास तो सिक्योरिटी क्या, लेकिन देखिए लोन तो ले सकते हैं ना। तीसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए लोन लेकर कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो उसमें उनको कैपिटल मिलती है, प्लस छोटा मोटा पैसा अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो आप पेमेंट भी तो बैंक के थ्रू करेंगे,
और जब आप पेमेंट बैंक के थ्रू करेंगे तो सामने वाला भी तो बैंक के थ्रू पेमेंट लेगा, तो कैश का जो ट्रांजेक्शन है, कैश का जो ट्रांजेक्शन है वो कम हो जाएंगे। और कैश का ट्रांजेक्शन होने का मतलब कि आपका जो इकोनॉमी है उसमें व्हाइट मनी बढ़ती जाएगी, यानी लेन देन जो है पारदर्शी होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, और हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि पैसा कहां से कहां मूव हो रहा है। इसीलिए ये BSBDA वित्तीय समावेशन के लिए यूज किए जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग से जुड़े। जैसे राष्ट्रीयकरण किया गया, एक पहले स्वाभिमान योजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, स्वाभिमान योजना चलाई गई थी, और भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बैंकिंग इसमें की गई है। तो BSBDA के बारे में मैंने बताया। एक और जो मैं बात कर रहा हूं ओवरड्राफ्ट के बारे में, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट पर नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट पर नहीं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट पर नहीं मिलती, इसका क्या मतलब है? इसको हिंदी में बोलते हैं अधिविकर्ष, अधिविकर्ष। तो ये क्या है? अगर आपके अकाउंट में कितना जो पैसा पड़ा है उससे ज्यादा आपको चाहिए, तो कई बार बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं कि ठीक है निकाल लीजिए, तो 5-10 दिन में वापस कर दीजिएगा, थोड़ा ब्याज लगेगा बस आपको। ये फैसिलिटी करंट अकाउंट पे तो मिलती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आपके अकाउंट में पड़ा है 10,000 और आप बात कर रहे हैं कि 20,000 निकालें। करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग, आपके जनरली जो बैलेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी वहां पर मिलती रहती है, लेकिन यहां पर ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो मैंने कई सारे फीचर्स बताए, वापस रिवाइज अगर करूं तो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, उसका पेमेंट और उसके सारी चीजें मैंने बताई। फिर हमने बात की कि मिनिमम बैलेंस रखना होता है, फिर मैंने बात की कि सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है, फिर हमने बात की कि कई सारे तरह के अकाउंट इसी में कैलकुलेट अकाउंट होते हैं, उसमें BSBDA की बात की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, ओवरड्राफ्ट की बात की, मिनिमम चार्जेस की बात की, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस की बात की। ये सारे सेविंग अकाउंट से रिलेटेड मामले हैं। तो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं। अब हम जो है हम हमारे दूसरे तरह अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के करंट अकाउंट के बारे में बताऊंगा, और फिर थोड़ा बहुत हम जानेंगे दूसरी चीजों के बारे में, जैसे नोस्ट्रो अकाउंट हो गए, वोस्ट्रो अकाउंट हो गए, उनके बारे में भी जानेंगे। NRI अकाउंट, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट, इन सब के बारे में हम जानेंगे। FCNR भी आता है उसमें। तो ये सारी चीजें जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे हमारा एक बार अकाउंट का चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इन बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स को, इन अकाउंट को आगे चलाया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।